नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। अभी आपने सीईटी का एग्जाम दिया है तो आशा करता हूं आप सभी का एग्जाम पास हो रहा होगा। 40% से ऊपर आप सभी के बन रहे होंगे। तो वैसे देखें तो ज़्यादा एग्जाम टफ भी नहीं था और ज़्यादा आसान भी नहीं था, एक बढ़िया लेवल में एग्जाम था। तो लगभग सभी का ये एग्जाम पास होना चाहिए, तो लगभग मैं आशा करता हूँ आप सभी का ये एग्जाम पास हो रहा होगा। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल के बारे में। राजस्थान भूगोल को हम एक नए सिरे से पढ़ रहे थे, जिसमें हम राजस्थान की भूगोलिक यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा में अब तक हमने देखा राजस्थान का स्थिति और विस्तार, राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, राजस्थान के जो नए जिले बने हैं और नए संभाग बने हैं वो किस प्रकार से बने, उनके बारे में हमने देखा था। फिर हमने बात की थी राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में, भौतिक विभाजन किया था और भौतिक विभाजन में हमने देखा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। फिर हमने देखा राजस्थान की जलवायु को, उसके बाद में हमने देखा राजस्थान के अफवाह तंत्र को। अफवाह तंत्र में हमने नदियां देखी, हमने झीलें देखी। तो उस प्रकार से हमारा झीलों का टॉपिक पूरा हो चुका था और आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सिंचाई परियोजना। तो राजस्थान में सिंचाई परियोजना किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से सिंचाई की जाती है, उन सभी के बारे में आज हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंचाई परियोजनाओं के साथ। तो हम देखने वाले हैं राजस्थान भूगोल और राजस्थान भूगोल में सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना तो राजस्थान में किस प्रकार से सिंचाई होती है, नहरों से होती है, तालाबों से होती है, नलकूपों से होती है, जो भी है उस सभी के बारे में हम आज देखने वाले। इससे पहले हम देखें सिंचाई परियोजना को, तो पहले देखते हैं सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई कहते किसे हैं वो सब हम पहले देख लेते हैं, शब्द के बारे में देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरएस मेन में भी इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उनमें शब्द पूछा जाएगा, सिंचाई दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस पे 20 शब्दों में लिखे, तो आपको पता होगा तो आप इसके बारे में लिख पाएंगे। तो शब्द को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सिंचाई कहते किसे? देखो सिंचाई में देखो पौधों को पानी उपलब्ध कराना, पौधों को जब पानी उपलब्ध होता है उसे सिंचाई कहते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे ये कोई हमारा फील्ड है, क्या हमारा कोई खेत है। अब देखो यदि यहाँ पे बारिश से यदि पानी हो, बारिश हो जाएगी, अब पानी तो इनको बारिश से भी मिल जाएगा, तो क्या बारिश से जब इन पौधों को पानी मिलेगा तो उसे सिंचाई कहते हैं क्या? तो इसे सिंचाई नहीं कहते, इसे सिंचाई नहीं कहते। जब प्राकृतिक रूप से पौधों को पानी मिल जाए उसे सिंचाई नहीं कहते, उसे सिंचाई नहीं कहते। तो सिंचाई कहते किसे हैं? सिंचाई कहते हैं पौधों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराना। क्या कहलाता है जी? सिंचाई कहलाता है। चाहे सिंचाई नहरों से हो, नहरों के माध्यम से। अब देखो नहरें बनती कैसे है, तो पहले जैसे कोई पहाड़ है, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय ऊंचा क्षेत्र है, और वहां से क्या होती है, बारिश होती है और बारिश से वहां पे पानी इकट्ठा हो रहा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों से जब बारिश होती है तो बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और जब ये पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ से छोटी छोटी नदियां नालियों से पानी इकट्ठा हो रहा होगा, यहाँ से आगे बह रहा होगा। क्या किया जाएगा? नदियों को रोक करके, पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाली नदियों को रोक करके एक बांध बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? बांध बना दिया जाता है। तो इन बांधों से बाद में नहरें निकाली जाती है, मुख्य नहरें निकाली जाती है, और मुख्य नहरों से लिंक नहरें निकाली जाती है, आगे शाखाएं इनसे निकाली जाती है। और इन्हीं शाखाओं से कुछ नालियां बना करके, जिन्हें अब खाले कहते हैं, क्या कहते हैं जी? खाले। तो यहाँ से इन्हें बना करके आगे खेतों तक लाया जाता है और खेतों में पानी उपलब्ध करवाया जाता है, जिसे कहते हैं नहरों द्वारा सिंचाई। नहरों द्वारा सिंचाई, नदियों पर बांध बना करके सिंचाई की जाती है, नहरों द्वारा सिंचाई कहलाती है। प्राचीन समय में नहरों का तो कोई संसाधन था नहीं, तो उस वक्त सिंचाई की जाती थी नदियों से। किनसे की जाती थी? तो नदियों से उस वक्त क्या की जाती, सिंचाई की जाती थी। अब जैसे कोई मुख्य नदी है, पहाड़ों से निकल रही कोई मुख्य नदी है, राजस्थान में अपने देखते हैं मुख्य नदी, और मुख्य नदियों से निकली हुई कुछ छोटी शाखाएं निकाल दी जाती थी। मुख्य नदियों से छोटी शाखाएं निकाल करके और खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। तो नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों में सिंचाई की जाती थी। उस वक्त नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों में सिंचाई की जाती थी, और नदियों से दूरस्थ जो क्षेत्र थे वहां पे सिंचाई नहीं की जाती थी, वहां तक पानी उपलब्ध नहीं होता था। उसी को
उसी की जल उपलब्धता को लेकर के इन्होंने बाद में क्या किया, नदियों पर बांध बनाने प्रारंभ किए। तो नदियों पर बांध बनाए और नदियों से बांध बना करके आगे नहरें निकाली गई। तो नदियों से भी राजस्थान में भी सिंचाई की जाती है। उसके बाद सिंचाई की जाती थी एक तो नदियों से, और नदियों के अलावा सिंचाई की जाती थी तालाबों से। राजस्थान में सिंचाई के लिए तालाब बनाए गए, झीलें बनाई गई। हमने देखा था कि सिंचाई के लिए बहुत सी झीलों का निर्माण करवाया गया। तो नदियों पर एक झीलों का निर्माण किया गया और उन झीलों से भी क्या की जाने लगी, सिंचाई की जाने लगी। तो अब देखो, पहले नदियों पर सिंचाई की जाती, नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों पर सिंचाई की जाती थी। उसके बाद झील बना दी गई, झीलों से क्या हुआ, नहरें निकाली गई और वहां से सिंचाई करना प्रारंभ हुआ। फिर बाद में देखा गया कि देखो, इन पानी जो नदियों में जो पानी का जो बहाव है, उस बहाव से क्या की जाने लगी, पन बिजली बनवाने लगी। पन बिजली बनाने का एक कोई प्रोजेक्ट आया। उन्होंने क्या किया कि बांध बनाए, और बांध से जैसे ही पानी को नहरों में छोड़ा जाता है तो पानी का बहाव बहुत तेज होता है, उनसे इम्पेलर को घुमाया जाता है। इनको घुमाया जाता है, इम्पेलर को। साथ में तो क्या देखो, बांध बनने से क्या हो जाता है, एक तो सिंचाई उपलब्ध हो जाती है, नहरें निकाली गई, सिंचाई प्रारंभ हो गई। और जैसे जैसे सिंचाई प्रारंभ हुई तो राजस्थान के बहुत से ऐसे क्षेत्र जो असिंचित थे, जो बरानी क्षेत्र थे, वहां पे सिंचाई होने लगी और कृषि की उपलब्धता बढ़ती गई। कृषि हेतु भूमि उपलब्ध होती गई और बाद में क्या हुआ, कृषि का जो क्षेत्र था वो बढ़ गया। तो अब वर्तमान में हम देखते हैं राजस्थान में कृषि का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। नहरों द्वारा सिंचाई होने लगी और इन बांधों से जो सिंचाई होने लगी, इनके साथ साथ यहाँ से बिजली का निर्माण होने लगा, बिजली उत्पादित की जाने लगी। और देखो, बांधों से क्या क्या होता है वो सब इसमें देखने वाले। तो देखो, नहरों से सिंचाई, तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती कहाँ पे है, तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में सर्वाधिक सिंचाई होती है। और एक जो नया जिला बना है अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ में भी नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है भीलवाड़ा में। कहाँ पे की जाती है, भीलवाड़ा में। और नदियों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कोटा संभाग में, क्योंकि कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। तो नदियों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे की जाती है, तो कोटा संभाग में की जाती है। और उसके बाद में देखो, एक सिंचाई का साधन है नलकूप। क्या है, नलकूप। पहले क्या होता था, कुओं से जल निकाल करके क्या की जाती थी, सिंचाई की जाती थी। कुओं से जल निकाल करके एक पुराना सिंचाई के लिए एक उपकरण हुआ करता था जिसका नाम है रहट। क्या नाम है जी, रहट नाम है। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से एक चक्कर सा बना होता है कुएं पे, और उसको यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे बर्तन सा लगाया होता है, एक इस प्रकार से एक जग टाइप का एक बर्तन लगाया होता है। वो घूमता हुआ यहाँ से पानी को लेके आता है नीचे से, और इसके साथ यहाँ पे बाद में यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से जो जल इकट्ठा होता है उसको आगे खेतों तक पहुंचाया जाता है, जिसे कहते हैं रहट। इसे क्या कहते हैं जी, रहट कहते हैं। सिंचाई का बहुत प्राचीन साधन है ये। तो इस प्रकार से रहट द्वारा सिंचाई की जाने लगी। बाद में जो जैसे ही पानी का जो जलस्तर था, भूमि में जो जलस्तर जैसे नीचे जाने लगा, तो क्या हुआ, तो नलकूप लगाए गए। क्या लगाए गए, नलकूप लगाए गए। नलकूप लगाए गए जिनमें सबमर्शियल पंपों का प्रयोग किया जाने लगा। सबमर्शियल पंपों का प्रयोग किया जाने लगा और उनसे भी क्या की जाने लगी, सिंचाई करने लगा। जमीन में देखो लगभग 100 फीट नीचे तक पानी निकाला जा सकता है। जमीन में 100 फीट से ज्यादा नीचे तक का भी पानी निकाला जा सकता है। उन मोटरों के कुछ मोटरें लगाई जाती है, इसमें क्या लगाई जाती है, मोटरें लगाई जाती है। तो इन मोटरों के माध्यम से क्या पानी को ऊपर उठाया जाता है और सिंचाई की जाती है, जिन्हें हम कहते हैं बोरवेल। क्या कहते हैं जी, बोरवेल कहते हैं, नलकूप कहते हैं। क्या कहते हैं, नलकूप कहते हैं। तो इन नलकूपों से भी सिंचाई की जाती है। राजस्थान में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में की जाती है। कहाँ पे की जाती है जी, जयपुर जिलों में की जाती है। राजस्थान में लगभग जो बारानी क्षेत्र है, बारानी भूमियां जहाँ पे सिंचाई वर्तमान में की जाती है, तो वो कैसे की जाती है, इन्हीं नलकूपों के माध्यम से की जाती है। आपने देखा होगा हनुमानगढ़ का कुछ क्षेत्र जो बारानी है, वहां पे भी नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। चूरू झुंझुनू में, चूरू सीकर झुंझुनू, यहाँ पे भी बहुत सारे नलकूप लगाए गए हैं। और यदि हम देखें बाड़मेर वाले क्षेत्रों में, बाड़मेर के क्षेत्रों में बहुत से नलकूप लगाए गए हैं। भूमिगत जल
को बाहर निकाला जाता है, उनसे क्या सिंचाई की जाती है। जैसलमेर में भी बहुत से नलकूप लगाए गए, लेकिन जैसलमेर में वर्तमान में नहर उपलब्ध है। नहर उपलब्ध है कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर वर्तमान में जैसलमेर तक जाती है, तो जैसलमेर में नहर द्वारा सिंचाई भी की जाती है। तो इस प्रकार से हम एक देखते हैं सिंचाई परियोजना को, एक वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे सिंचाई कैसे की जाती है। तो सिंचाई कहते हैं किसे हैं? तो पौधों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराना क्या कहलाता है जी? सिंचाई कहलाता है। अब देख इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, सिंचाई कहते हैं किसे, उसके बाद इसकी डिटेल से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो देखो सिंचाई की परिभाषा लिख लेते हैं। क्या होता है कि पौधों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराना, जल या पानी उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है जी? सिंचाई कहलाता है। तो कृत्रिम रूप से, ये शब्द जरूर देख लेना, कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। फिर बात करते हैं सिंचाई के साधनों की। सिंचाई के साधन क्या क्या है? तो सिंचाई के साधन होते हैं नहर, नलकूप, तालाब, नदियां, झीलें, कुएं। तो इस प्रकार से देखो ये सिंचाई के कुछ क्या है? साधन है। पश्चिमी राजस्थान में देखते हैं हम पलाया झीलों को, पलाया झीलें, रन झीलें, टाट झीलें। तो इस प्रकार की झीलों के भी हमने देखा था, इनसे भी क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। तो ये सब हमने देखा सिंचाई के साधन क्या क्या, ये सिंचाई के साधन है। हम देखेंगे नहर परियोजनाओं के बारे में। सिंचाई में कौन सी परियोजनाओं को देखेंगे? नहर परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। राजस्थान में कौन कौन सी नहरें चलाई गई हैं, तो इन सिंचाई परियोजनाओं से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो नहरों से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं सबसे ज्यादा किन प्रकार से सिंचाई होती है। तो नहरों द्वारा सिंचाई होती है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। और नया जिला बना है अनूपगढ़, वहां पे भी नहरों से सिंचाई होती है। नलकूपों से सिंचाई होती है जयपुर में सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई कहाँ पे होती है? तो जयपुर में होती है। तालाबों से सिंचाई कहाँ पे होती है? तो भीलवाड़ा में होती है। नदियों से कहाँ पे होती है? तो कोटा संभाग में। झीलों से सर्वाधिक सिंचाई, देखो राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहाँ पे है? उदयपुर में है। तो सर्वाधिक झीलों से सिंचाई भी कहाँ पे होती है? उदयपुर में होती है। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है जो शेखावाटी प्रदेश है, वहां पे सर्वाधिक सिंचाई कुओं से होती है। पश्चिमी राजस्थान में भी कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी आप एक बार इनको साथ साथ लिखते चलो या स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो। तो अब हम देखते हैं आगे सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, कुछ और शब्दों के बारे में देखेंगे। जैसे एक शब्द आता है डार्क जोन, पूछा जाता है ये डार्क जोन क्या है, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। डार्क जोन में हम देखेंगे भूमिगत जल स्तर। तो ये भूमिगत जल स्तर क्या है, इसको भी देखने वाले हैं। तो किस प्रकार से सारा हम इसमें डिटेल से आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो शब्दों पर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरएस मैन में तो सीधा इतना लिखा जाएगा डार्क जोन। ये डार्क जोन, इसके ऊपर कम से कम 20 शब्दों में लिखे, 50 शब्दों में भी लिखने को आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें भी आप, क्योंकि देखो इसको राजस्थान में बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ राजस्थान में जो लगातार सिंचाई जो उपलब्ध हो रही है, बार बार हम भूमि से जो जल निकाल रहे हैं, नलकूपों के माध्यम से जल निकाल रहे हैं, तो उससे जो भूमिगत जल स्तर है वो नीचे जा रहा है। तो ये एक समस्या बन रही है राजस्थान में। क्या बन रही है? तो समस्या। तो इस समस्या को लेकर के भी यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि डार्क जोन क्या है, इसके बारे में 50 शब्दों में लिखे, 20 शब्दों में लिखे, तो 100 शब्दों तक यहाँ से क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसके बाद और आप देखते हैं डार्क जोन क्या होता है, भूमिगत जल स्तर क्या होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं आगे। साथ साथ लिख लिया करो, लिखने से एक तो आपको याद जल्दी होगा, जो आपने याद किया है वो स्थायी याद हो जाएगा। और एक बार जो हाथ से नोट्स लिखे होते हैं, तो बार बार उनको जब पढ़ते हैं तो वो हमें
याद आ जाता है कि हमने कब और कहाँ क्या लिखा था, तो वो भी हमें याद रहता है, क्योंकि जो माइंड में जो अपने दिमाग में जो एक तो चेतन मन होता है और एक अचेतन मन होता है। तो चेतन मन का तो हमें डायरेक्ट याद रहता है कि ठीक है हमारे हमने ये पढ़ा था, ये याद हो गया। कुछ चीजें हमारे अचेतन मन में चली जाती है, बार बार हम इनको रिवाइज नहीं करते तो हमारे अचेतन मन में चली जाती है, लेकिन हमें याद जरूर होता है। उस अचेतन मन से निकालने के लिए देखो, हमें यदि कुछ शब्द लिखे होते हैं तो हमें याद रहता है कि हमने उस वक्त लिखा था, क्या लिखा था वो हमारे अचेतन मन में है, लेकिन हम उसको वहां से खोज करके निकाल सकेंगे कि हमारे अचेतन मन में क्या लिखा हुआ, तो वो भी हम उसको देख पाएंगे, तो साथ साथ लिख लिया करो। अब हम देखते हैं कि डार्क जोन क्या होता है। तो शब्द है डार्क जोन। डार्क जोन, डार्क जोन भारत सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। क्यों घोषित किए जाते हैं? क्योंकि देखो जब भूमि का जो जल स्तर है वो जैसे नीचे जाएगा तो एक ऐसी स्थिति है, जैसे इस प्रकार से हम देखते हैं, ये हमारा भूमि का ऊपरी स्तर है, ये हमारी ऊपरी भूमि है। ऊपरी भूमि जो हमें दिखाई देती है वो भूमि, इसके बाद जो अंदर जो है वो भूमिगत है। क्या है? भूमिगत है। और यहाँ पे क्या है, जो बारिश से जो जल रिसा हुआ होता है, बारिश से जल रिसा है, या पास में कोई समुद्र है, दूर समुद्र है, उस समुद्र के जल स्तर के साथ में यहाँ पे भी क्या होगा, तो जल भरा हुआ होगा। तो ये क्या है? जल भरा हुआ है। अब लगातार इस जल के दोहन से, जब नलकूपों द्वारा ये जल बाहर निकाल लिया जाता है, तो बार बार इनके दोहन से क्या हो जाता है, ये जल स्तर नीचे जाना शुरू हो जाता है। ये जल स्तर कम होने लगता है, पानी जैसे नीचे होने लगता है, तो क्या होता है, जैसे एक स्तर के बाद जब ये पानी जब ज्यादा नीचे हो जाएगा तो वहां पे सूखे की कंडीशन ज्यादा देखी जाएगी, सूखे की कंडीशन ज्यादा देखी जाएगी, ये जल स्तर नीचे चला जाएगा, ये एक समस्या बन जाती है। और इस प्रकार से एक ऐसे ऐसे स्थान जहां पर ये जल स्तर जो ज्यादा नीचे चला गया है उसको हम क्या कहते हैं, डार्क जोन घोषित कर दिया जाता है। उसको क्या घोषित कर दिया जाता है? तो डार्क जोन घोषित कर दिया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि भूमिगत जल स्तर के गिरने पर, भूमिगत जल स्तर के गिरने के बाद जो इसको क्या कहेंगे, डार्क जोन में शामिल किया जाता है। तो राजस्थान सरकार द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है, तो डार्क जोन घोषित कर दिए जाते हैं। अब उसके बाद पूछा जाता है कि राजस्थान में नवीनतम डार्क जोन कौन कौन से है। तो नवीनतम डार्क जोन की बात करें तो एक आता है राजगढ़ बारोड, जगह है, एक नाम क्या है, राजगढ़ बारोड। तो उसके बारे में देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। डायग्राम साथ साथ में बना लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। डार्क जोन क्या है कि भूमिगत जल स्तर के गिरने पर सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों को, या सरकार द्वारा उन क्षेत्रों को डार्क जोन घोषित कर दिया जाता, घोषित किया जाता। अब देखेंगे राजस्थान में नवीनतम डार्क जोन, राजस्थान में नवीनतम डार्क जोन, यानी राजस्थान में जो नवीनतम डार्क जोन घोषित किए गए कौन कौन से? नाम है राजगढ़ बारोड। क्या नाम है जी? राजगढ़ बारोड। राजगढ़ बारोड, राजगढ़ बारोड ये अलवर जिले में है। कहाँ पे है? तो अलवर जिले में, अलवर जिले में है। उसके बाद एक जगह आती है जिसका नाम है झोटवाड़ा। झोटवाड़ा, झोटवाड़ा आप सबको पता ही होगा कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? जयपुर में है झोटवाड़ा। झोटवाड़ा के बाद एक जगह है भीनमाल। भीनमाल, तो भीनमाल देखो पहले कौन से जिले में था? जालोर जिले में था, और वर्तमान में कौन से जिले में हो जाएगा जी? सांचौर जिले में हो जाएगा। कौन से जिले में है वर्तमान में? सांचौर। भीनमाल जालोर हम पढ़ते आए हैं, भीनमाल कहाँ पे है? जालोर में था, लेकिन वर्तमान में कौन से जिले में है जी? सांचौर जिले में स्थित है। उसके बाद एक जगह आती है मंडावा। कौन सी जगह आती है? मंडावा। मंडावा के बाद आता है सूरजगढ़, एक जगह है जिसका नाम क्या है? सूरजगढ़। ये दोनों है झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में स्थित है। तो ये वर्तमान में राजस्थान के नवीनतम क्या है? तो डार्क जोन घोषित किए जा चुके हैं। राजगढ़ बारोड अलवर जिले में था, लेकिन वर्तमान में आता है कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। वर्तमान में कौन से जिले में है जी? कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है। फिर झोटवाड़ा कहाँ पे? जयपुर। जयपुर शहर में ही आता है। किसमें आता है? जयपुर शहर में ही शामिल है। आधा जयपुर शहर में है और आधा किसमें? जयपुर। देखो इसका झोटवाड़ा का जो
नगर निगम वाला क्षेत्र है, नगर निगम वाला या जो नगर पालिका वाला क्षेत्र है वो तो किस में आएगा, जयपुर शहर में। नगर निगम वाला क्षेत्र किस में आ जाएगा, जयपुर शहर में। और नगर निगम से बाहर वाला जो झोटवाड़ा का जो क्षेत्र है किस में आएगा जी, जयपुर ग्रामीण में आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये जो राजस्थान के नवीनतम डार्क जोन कौन कौन से, राजगढ़, बारोड, झोटवाड़ा, भीनमाल, मंडावा, सूरजगढ़। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इसे पूछा जा सकता है निम्न में से राजस्थान का नवीनतम डार्क जोन नहीं है। तो इनमें से 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक कोई और दिया रहेगा, तो आप उनमें से देख के आंसर कर देना। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना अच्छी तरह से, उसमें लिखा क्या गया है, क्या उसकी परिभाषा, उसकी भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, क्या पूछना चाह रहा है, फिर उसका आंसर देना। तो ये है जी डार्क जोन। वर्तमान में कौन कौन से डार्क जोन उनके बारे में भी हमने देख लिया। तो अब शुरू करते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से। और सिंचाई परियोजना में हम देखेंगे वृहद सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है, जिनमें हम देखेंगे बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। नाम से पता चल ही गया होगा, बहुउद्देशीय का मतलब जिसमें कई उद्देश्य शामिल हो, एक अकेला सिंचाई ही ना, उसके साथ साथ कोई और भी उद्देश्य उसमें रखे जाते हैं। तो क्या नाम है, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। अब देखो सबसे पता चल गया होगा इसके कई उद्देश्य होते हैं। मतलब क्या होगा, सिंचाई के साथ साथ इसमें कुछ और भी उद्देश्य रखे जाते हैं। जैसे अब देखो कुछ क्या होता है, जैसे ये कोई पर्वत है, ठीक है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है। अब क्या होता है, जब कभी इस यहाँ पे पर्वतों पे बारिश ज्यादा होगी तो इन नदियों में उफान आएगा, इन नदियों में जल स्तर बढ़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं नदियों में उफान आना। इन नदियों में उफान आएगा तो आसपास वाले क्षेत्रों में क्या होगी, बाढ़ आएगी। यदि यहाँ पे कोई शहर बसा हुआ है, क्योंकि नदियों के किनारे बहुत ज्यादा शहर बसे होते हैं, तो इन शहरों में क्या होगा, बाढ़ आएगा, जिससे जन और जान माल की हानि होगी, जान माल की हानि होगी। अब इस जान माल की हानि को रोकने के लिए, इन बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ पर नियंत्रण रखने के लिए यहाँ पे बांध बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, तो बांध बना दी जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो अतिरिक्त जल है इन बांध में स्टोर हो जाएगा, बांध में स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ से जल को आगे छोड़ा जाएगा। तो एक तो इसके उद्देश्य क्या हो गया, बांधों का। तो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, इसका एक उद्देश्य क्या हो जाता है, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ पर नियंत्रण रखा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ से जल को आगे छोड़ा जाता है, पानी को आगे छोड़ा जाता है, नहरों में छोड़ा जाता है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे इंपेलर लगा दिए जाते हैं। इंपेलर लगा दिए जाते हैं जो जल के बहाव के साथ घूमते हैं, और घूमने से यहाँ पे क्या बनेगी, बिजली का निर्माण होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं जी, बिजली उत्पादन, बिजली या विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन। तो यहाँ पे लाइट का भी प्रोडक्शन हो जाता है। फिर क्या होगा, जो नहरें बनाई जाएंगी, यहाँ से क्या बनाई जाएगी, नहरें निकाली जाएंगी, और आगे उनसे उप शाखाएं निकाल करके खेतों में पहुंचाया जाएगा, पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे सिंचाई, सिंचाई की उपलब्धता, सिंचाई की उपलब्धता। उसके बाद में क्या होगा, ये जो बांध बना दिए जाते हैं, इनमें मछली पालन भी किया जाता है। क्या किया जाता है, मछली पालन, जिसे हम कहते हैं मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मछली पालन या मत्स्य पालन भी इनमें किया जाता है। और बाद में क्या होता है, ये जो बांध बनाए जाते हैं, इनमें नौकायान भी चला दिया जाता है। नौकायान यानी यहाँ पे क्या किया जाता है, पर्यटन के लिए भी ये बहुत मशहूर हो जाते हैं। यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन के लिए जो पर्यटक आते हैं वो इस जल को देख करके आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे क्या चलाया जा सकता है, पर्यटन उद्योग, तो पर्यटन भी चलाया जा सकता है। पर्यटन को और तो बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे नौकायान किया जाता है, नौकायान भी यहाँ पे किया जाता है। तो देखो इसके कई उद्देश्य हो गए, बाढ़ नियंत्रण हो गया, बिजली या विद्युत उत्पादन हो गया, सिंचाई की उपलब्धता, मत्स्य पालन यहाँ पे किया जा सकता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, नौकायान यहाँ पे चलाया जा सकता है, और पेयजल की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता। तो पेयजल की भी यहाँ पे क्या होती है, उपलब्धता होती है, जो पानी है इसका पेयजल के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, और हम देखते क्या है कि ये जो जल है इसका संरक्षण किया जा सकता है। जल का क्या किया जा सकता है, संरक्षण किया जाता है। भूमिगत जल का भी यहाँ पे स्रोत, क्योंकि यहाँ से जो पानी है तो ये भूमिगत में यहाँ से क्या होगा, नीचे भी इसका लीच होगा, पानी अंतः स्पंदन होगा, तो उससे क्या हो जाएगा,
आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे जो भूमिगत जल स्तर है वो भी थोड़ा ऊपर उठेगा, तो हम लिख सकते हैं और कि जल का संरक्षण, भूमि का संरक्षण। और क्या होता है यहाँ की जो तो बांध बना दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा, जैव विविधता पनपने लगेगी। इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे बहुत सारी जैव विविधता पनपेगी, तो जिसे हम कह सकते हैं जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण। तो देखो कितने उद्देश्यों को एक साथ बनाया जा सकता है इन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से, बांध बना करके ऐसे सारी देखो कितने उद्देश्य पूरे किए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, सिंचाई की उपलब्धता, मत्स्य पालन, पर्यटन, नौकायान, पेयजल की उपलब्धता, जैव विविधता का संरक्षण यहाँ से किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या इसको लिख लिया तो बहुत ही बढ़िया है, इसको साथ साथ लिख लिया करो। अब हम देखते हैं आगे कि राजस्थान में कौन कौन सी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं हैं, उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे राजस्थान की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। उससे पहले कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है और कौन से क्षेत्र है जहाँ पे सबसे कम सिंचाई होती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हम देखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, तो यह जिला हो जाएगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है। होती कौन किससे है, तो नहरों द्वारा सिंचाई होती है। चाहे क्षेत्रफल के आधार पर देखें चाहे प्रतिशत के आधार पर देखें, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है, तो श्री गंगानगर जिले में होती है। इसीलिए हम कहते हैं राजस्थान को, राजस्थान का अन्नागार कहते हैं, किसे अन्नागार कहते हैं, किसे कहते हैं, तो श्री गंगानगर जिले को कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में सबसे कम सिंचाई, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाला जिला यदि क्षेत्रफल में देखें तो कौन सा जिला है जी, राजसमंद जिला, राजसमंद जिला। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे कम सिंचाई कहाँ पे होती है, तो राजसमंद जिले में होती है। बात करें प्रतिशत के आधार पर तो कौन से जिले में होती है जी, चूरू जिले में। तो चूरू जिले में प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम सिंचाई कौन से जिले में होती है, चूरू जिले में होती है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम सिंचाई कौन से जिले में होती है जी, राजसमंद जिले में होती है। सबसे ज्यादा सिंचाई चाहे प्रतिशत में हो चाहे क्षेत्रफल में पूछे कौन सा जिला हो जाएगा, श्री गंगानगर जिला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ ये फैक्ट देखे। अब देखते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, कौन कौन सी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना राजस्थान में संचालित की जाती है, राजस्थान में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाओं से जल उपलब्ध होता है, कितना प्रतिशत राजस्थान का उसमें हिस्सा है और कौन से राज्य का है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को। तो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, इसमें हम पहली देखेंगे भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना। कौन सी देखेंगे, तो भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना देखेंगे तो सतलुज नदी के ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर, सतलुज नदी। सतलुज नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो सतलुज नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया जी, बिसलपुर में। बिसलपुर, बिसलपुर कहाँ पे है, हिमाचल में। कहाँ पे जी, हिमाचल प्रदेश। तो सतलुज नदी के ऊपर बिसलपुर में एक बांध बनाया गया, नाम है बांध का भाखड़ा। क्या नाम है, भाखड़ा बांध बनाया गया है। ये जो भाखड़ा बांध है भारत का गुरुत्व की दृष्टि से, गुरुत्व की दृष्टि से भारत का
सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। भाखड़ा बांध गुरुत्व की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध है। इस भाखड़ा बांध का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जी। उस वक्त भारत के ये क्या थे, पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, भाखड़ा बांध का उद्घाटन किया था। और उद्घाटन के समय इन्होंने एक शब्द कहा था, क्या कहा था कि ये जो भाखड़ा बांध है ये भारत की क्या है, विराट वस्तु। देखो जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को क्या किया था, तो क्या कहा था, तो विराट वस्तु कहा था, विराट वस्तु कहा था। और क्या कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर। भाखड़ा बांध को देख करके जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा था, तो आधुनिक भारत के मंदिर कहा था भाखड़ा बांध। तो ये है जी भाखड़ा बांध। बना कहाँ पे है, तो बिशलपुर में बना है। बिशलपुर कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया, तो सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया बांध। कौन सा बांध है, तो भाखड़ा बांध गुरुत्व की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, तब ये भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने भाखड़ा बांध को देख करके भाखड़ा बांध को क्या कहा, विराट वस्तु कहा। और बांधों को क्या कहा, आधुनिक भारत के मंदिर कहा। तो इस प्रकार से बात आती है भाखड़ा बांध की। और देखो इसके बाद एक बांध और बनाया गया है, बांध का नाम है नांगल बांध। कौन सा बांध, नांगल बांध। ये जो भाखड़ा बांध है इससे 13 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर, तो 13 किलोमीटर दूर, भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर दूर, इसी सतलुज नदी के ऊपर। कौन सी नदी पर, सतलुज नदी के ऊपर, सतलुज नदी के ऊपर, इसी सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर दूर एक बांध बनाया गया। बांध बनाया गया रोपड़ में। और रोपड़ कहाँ पे है जी, पंजाब में। कहाँ पे है, रोपड़ पंजाब में है। आपने भारत की पुरानी सभ्यताओं के बारे में देखा था, तो उनमें भी हमने देखा था रोपड़ कहाँ पे था, पंजाब में था। यहाँ पे भारत की प्राचीन सभ्यताएं बसी हुई थी। तो रोपड़ पंजाब में कौन सा बांध बनाया गया, तो नांगल बांध, नांगल बांध बनाया। भाखड़ा बांध में जल की अतिरिक्त मात्रा को स्टोर करने के लिए एक बांध और बनाया गया आगे। कौन सा बांध बनाया गया जी, नांगल बांध बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, रोपड़ में बनाया गया। रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है। कहाँ पे है जी, पंजाब में है। बांध कौन सा बनाया गया, नांगल बांध। तो इस प्रकार से इन दोनों बांधों की जो संयुक्त परियोजना है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो भाखड़ा नांगल परियोजना कहते हैं। तो भाखड़ा नांगल परियोजनाओं का निर्माण कैसे होता है, भाखड़ा बांध और कौन सा बांध है, नांगल बांध, दोनों अलग अलग बांध है। ये पहला बांध सबसे बड़ा बांध तो कौन सा है, इनमें से भाखड़ा बांध सबसे बड़ा बांध है। और भाखड़ा नांगल परियोजना का छोटा बांध कौन सा है, तो ये नांगल बांध है। कहाँ पे, रोपड़ पंजाब में स्थित है। अब इन दोनों से नहरें निकाली गई हैं, तो उसके बाद जो नहरें निकाली गई हैं उनसे आगे सिंचाई की जाती है। तो इनसे दो नहरें निकाली गई है, कौन से बांध से, तो नांगल बांध से नहरें निकाली गई हैं। तो वो हम आगे देख लेते हैं कौन कैसे है। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको लिख लिया होगा। तो अब इस बात देखते हैं रोपड़ इस नांगल बांध से जो नहरें निकाली गई हैं उनके बारे में। तो नांगल बांध, नांगल बांध से दो नहरें निकाली गई, दो नहरें निकाली गई हैं। एक नहर जिसका नाम है विश्त दोआब नहर, विश्त दोआब नहर, विश्त दोआब नहर। और दूसरी नहर का नाम है जी नांगल नहर, नांगल नहर। ये जो नांगल नहर है ये कहाँ पे आती है, तो हमारे राजस्थान के अंदर आती है। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर जो सिंचाई कर, विश्व दोआब नहर से सिंचाई होती है पंजाब में। कहाँ पे होती है, पंजाब में। और नांगल नहर से सिंचाई होती है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सी नहर से सिंचाई होती है, भाखड़ा नांगल परियोजनाओं की, तो नांगल नहर से। और नांगल नहर निकाली कौन से बांध से गई है, तो नांगल बांध से निकाली गई है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें यदि हम बात करें कि राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो राजस्थान का 15.22% हिस्सा है। कितना हिस्सा है जी, 15.22% हिस्सा है। किसका, राजस्थान का। इस नांगल नहर से राजस्थान में जो जल उपलब्धता होती है, कितना प्रतिशत हिस्सा है, 15.22% हिस्सा है।
उसके बाद यदि बात करें यहाँ से विद्युत का उत्पादन भी होता होगा, तो विद्युत का उत्पादन भी होता होगा, और उस विद्युत उत्पादन में जो हिस्सा की बात करते हैं तो उसमें 4 राज्यों का हिस्सा है। कौन कौन से का हिस्सा है? तो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, उसके बाद में पंजाब का हिस्सा है, और हरियाणा का भी हिस्सा है। हरियाणा का भी हिस्सा है, और किसका हिस्सा है? राजस्थान का भी हिस्सा है। तो राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.22% हिस्सा है। सिंचाई के अंदर भी 15.22, सिंचाई के अंदर राजस्थान में कितना हिस्सा है? तो 15.22% हिस्सा। तो राजस्थान के कौन से जिले में सिंचाई होती है? राजस्थान के सिर्फ एक ही जिले में सिंचाई होती है, इसे नांगल नहर से। जिले का नाम क्या है? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई होती है, कौन से नहर से? नांगल नहर से। राजस्थान का सिर्फ एक ही जिला इस नांगल नहर से सिंचित होता है, जिले का नाम है हनुमानगढ़ जिला। 15.22% हिस्सा राजस्थान को मिलता है इस नांगल नहर का। तो इस प्रकार से हमने ये बात की आज वृहद सिंचाई परियोजनाओं के अंदर बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं में एक की बात की। कौन सी की? तो भाखड़ा नांगल परियोजना की बात की। भाखड़ा बांध बना कहाँ पे है? तो बिसलपुर के अंदर। कहाँ पे बना है? बिसलपुर कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। भाखड़ा बांध के 13 किलोमीटर दूर एक बांध और बनाया गया, नाम है नांगल बांध। नांगल बांध सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ यह बांध रोपड़ पंजाब में स्थित है, जहां से 2 नहरें निकाली गई, बिस्त दोआब और नांगल नहर। बिस्त दोआब से तो सिंचाई होती है पंजाब के अंदर, और नांगल नहर से सिंचाई होती है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर। इस नांगल बांध से जो जल विद्युत उत्पादन होता है, उस विद्युत उत्पादन से हिमाचल प्रदेश को विद्युत उपलब्धता होती है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को भी विद्युत उपलब्धता होती है। तो ये आज हमने बात की भाखड़ा नांगल परियोजनाओं के बारे में। तो कैसी लगी आज की क्लास? हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने साथियों को ये कंटेंट शेयर करना, ये वीडियो क्लास शेयर कर देना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।